नमस्कार विद्यार्थियों, मैं केएल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है? मुद्रा के मूल्य का ही सिद्धांत है। मुद्रा के मूल्य से संबंधित सिद्धांतों को ही मुद्रा के सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि काउथर ने कहा था कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से होता है। मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती है वही उसका मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपये में अपन 2 रसगुल्ले खरीदेंगे तो 1 रुपये का मूल्य है जो 2 रसगुल्ले होंगे। ठीक है, यानी विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का मूल्य अपन मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, परंतु मुद्रा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, वस्तुओं सेवाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि अपन देखेंगे तो वस्तुओं सेवाओं के रूप में व्यक्त करेंगे तो मुद्रा के लाखों मूल्य हो जाएंगे, क्योंकि संसार में लाखों वस्तुएं सेवाएं होती है। तो इस कठिनाई के से बचने के लिए अपन क्या करते, मुद्रा का सामूहिक मूल्य निकाल लेते हैं। इसमें अपन ऐसी कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं को शामिल करते हैं जो रोजमर्रा में दैनिक जीवन में काम आती है, तो उनका मूल्य अपन निकाल लेते हैं, जिसको कि अपन सामान्य कीमत स्तर कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। मुद्रा का मूल्य तब वस्तुओं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब सामान्य कीमत स्तर घटता है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है मुद्रा का मूल्य घटता है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति और कीमत स्तरों में ठीक विपरीत संबंध होता है। अब अपन बात करें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो मुद्रा के मूल्य में कमी, जिसको अपन जनरली इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मुद्रा स्फीति भी कहते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी से तात्पर्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि, यानी मुद्रा स्फीति। दूसरा परिवर्तन है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, जिसे कि अपन डिफ्लेशन विस्फीति यानी मंदी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि में क्या होता है, कीमत स्तर में कमी होती है। डिफ्लेशन में यानी सामान्य कीमत स्तर में कमी होती है। अब मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में 2 मुख्य सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और इस सिद्धांत के भी 2 समीकरण हैं। एक तो फिशर का ट्रांजैक्शन इक्वेशन, फिशर का जो लेन देन या सौदों का समीकरण है, और दूसरा सिद्धांत है नगद शेष समीकरण, कैश बैलेंस इक्वेशन, जिसे कैम्ब्रिज समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये है दूसरा केन्स का परिमाण सिद्धांत, केन्स ने जो कि अलग से दिया था। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन है जो 1566 में फ्रेंच अर्थशास्त्री थे जीन बोर्डीन, उन्होंने किया था। उसके बाद में 1752 में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया। 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इरविंग फिशर ने, मार्शल पिगू, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने की। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या कहता है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में सौदों की औसत कीमत चलने में मुद्रा की मात्रा के अनुपातिक होती है। अर्थात इस सिद्धांत से हमें ज्ञात होता है कि मुद्रा के परिमाण यानी मात्रा में वृद्धि होने से कीमत स्तर बढ़ जाता है, तब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ता है। यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया
जाता है। इसके विपरीत मुद्रा के परिमाण में कमी यानी मुद्रा की मात्रा में कमी होने से कीमत स्तर कम होगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ये इसकी बेसिक चीज़ है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध और मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की, फिशर इक्वेशन की, यानी नगद व्यवसाय या सौदों का समीकरण, ट्रांजैक्शन अप्रोच। 1911 में इरविंग फिशर ने एक पुस्तक लिखी थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नकद बकाया दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। इरविंग फिशर के अनुसार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का ये कथन सत्य है कि मुद्रा में चलन वेग तथा व्यापार की मात्रा के स्थिर रहने पे कीमत स्तर में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन होते हैं। अर्थात मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कही, मुद्रा की मात्रा व मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध पाया जाता है, यानी मुद्रा की मात्रा दुगनी होगी, कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा आधी होगी, कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मुद्रा की मात्रा के दुगनी होने पे कीमत स्तर दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। मुद्रा की मात्रा आधी होने पे कीमत स्तर आधा हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। ये फिशर का सिद्धांत का मुख्य सार है। फिर उन्होंने जो समीकरण दिया है वो भी फिशर ने इस प्रकार से दिया है, PT इजिकल टू MV प्लस M डैश V डैश, या फिर P इजिकल टू MB प्लस M डैश V डैश अपॉन T। इस तरह से भी लिख सकते हैं समीकरण को। इसमें M क्या है, प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा। V क्या है, प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की चलन गति। अब मुद्रा की चलन गति क्या है, मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष के दौरान लेन देन के लिए जितने हाथों से होकर के गुजरती है वही मुद्रा का प्रचलन वेग होती है। अब इसके फिशर के समीकरण में M डैश क्या है, बैंक मुद्रा या साख मुद्रा, जो बैंकों के द्वारा अर्जित की जाती है। V डैश क्या है, साख मुद्रा की चलन गति। T क्या है, वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा जिसका कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय होगा। T यानी वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा या व्यापार की मात्रा। और P क्या है, प्राइस लेवल। ये तो ये क्या है, फिशर की इक्वेशन है। फिशर के समीकरण को अपन विनिमय समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। अब इस फिशर को सिद्धांत को समझने के लिए मुद्रा की पूर्ति को भी समझना पड़ेगा। फिशर के अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति की जो धारणा है वो क्या है, मुद्रा की पूर्ति दो तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो है मुद्रा की मात्रा, दूसरा है मुद्रा की चलन गति। अब मुद्रा की मात्रा, प्रचलन में मुद्रा M, तब बैंकों की साख मुद्रा M डैश। और मुद्रा की चलन गति, चलन गति मैंने पहले बताया, मुद्रा की चलन गति से तात्पर्य कि मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जाती है। तो इस चलन गति को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन प्रचलन में मुद्रा की मात्रा। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति हुई MV प्लस
एम डैश वी डैश, ये तो मुद्रा की पूर्ति का वो है पक्ष। मुद्रा की मांग, फीसर कहता है मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि वस्तुएं सेवाएं खरीदनी है और है ना, इन वस्तु सेवाओं के विनिमय करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। फीसर के अकॉर्डिंग मुद्रा का सिर्फ एक ही कार्य है, विनिमय का माध्यम। लोग इसका संचय नहीं करते। तो विनिमय की मात्रा भी दो बातों में निर्भर करती है। एक तो व्यापारिक सौदे, व्यापारिक सौदों से तात्पर्य निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं सेवाओं की मात्रा से हैं, ठीक है। और दूसरा है कीमत स्तर। पी से फीसर के समीकरण पी से अभिप्राय है एक निश्चित समय में टी की प्रत्येक इकाई की औसत कीमत से है। तो इस तरह से फीसर के अकॉर्डिंग मुद्रा की मांग क्या है, पी टी। तो इस तरह से उन्होंने अपने समीकरण को स्पष्ट किया है। संतुलन में क्या है, मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसके जो फीसर की इक्वेशन है पी टी इजिकल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, उसमें पी टी तो क्या है, मुद्रा की मांग, और दूसरा है क्या है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश क्या है, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। तो फीसर कहता है कि अल्पकाल में वी और वी डैश स्थिर होते हैं और टी सौदों की मात्रा भी स्थिर होती है, ठीक है। तो जो ही एम बढ़ेगी पी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी लोग संचय तो करेंगे नहीं मुद्रा का, तुरंत वस्तुओं के ऊपर खर्च करेंगे। और टी क्योंकि सौदों की मात्रा भी स्थिर होती है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, इसलिए टी भी नहीं बढ़ता। तो फिर जिसके परिणाम स्वरूप एम बढ़ने पे पी भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है और जो मुद्रा का मूल्य 1/p उसी अनुपात में घट जाता है। ये फीसर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है।